अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है? वालेकुम सलाम सर। जी सर, आपकी बात की। अच्छा, कल हम कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस पढ़ रहे थे। तो होप सो कि आपको वो टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में, क्योंकि थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, इंटिमिडेटिंग सा। मैंने कोशिश की है उसको इजी बनाने की। तो फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब कि समझ आ गया। अच्छा, उसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है राउंड टेबल। अब इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि मेरे पास ना 5 लोग हैं। एक सेकेंड। हाँ। अच्छा, मेरे पास 5 लोग हैं, ठीक है। और 5 मेरे पास चेयर हैं, ठीक है। तो मैं इनको कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ इन चेयर्स के ऊपर? कोई बताना चाहेगा? ये जैसे कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन है, और क्या इसका आंसर होगा? इजी क्वेश्चन है बहुत। सर कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। ओके। शायद शाम ने आंसर बताया है 25। अच्छा, मैं इसको हम इस तरह कर सकते हैं। सॉरी। 5 लोग हैं, 5 चेयर हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहली चेयर पे मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास बंदे हैं, बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। पहली चेयर पे कितने ऑप्शन है मेरे पास? कितने मतलब कितने लोग हैं मेरे पास जिनको मैं पहली चेयर पे रख सकता हूँ? आई थिंक 5 हैं, ठीक है। इनमें से पांचों में से कोई एक मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो मेरे पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। जब मैं दूसरी चेयर पे आऊँगा, एक बंदा मैंने यहाँ बिठा दिया इनमें से, ठीक है। कोई भी था, पहला था, दूसरा, तीसरा था। अब दूसरी चेयर पे मैं हूँ, अब मेरे पास कितने ऑप्शन है? सर अभी 4 है। अभी 4 हैं। इसी तरह यहाँ पे 3 2 1। यानी मैं इस चीज़ को अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का यही मतलब होता है ना, जैसे n फैक्टोरियल होता है, उसका मतलब होता है n × n−1, और ये चला जाता है 1। इस तरह 1 तक जाता है ये, ठीक है। n × n−1, n−2, और ये 1 तक ऐसे चला जाता है। तो इसको मैं 5 फैक्टोरियल करके लिख सकता हूँ, ऐसे ही है। अच्छा, अब मेरे पास अगर यही 5 लोग हैं, लेकिन मेरे पास 5 लोगों के लिए 3 चेयर हैं। तो अब मुझे बताएं कि मैं पहली चेयर पे मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? 5 5 हैं, ठीक है। दूसरी पे? 4 तीसरी पे? 3। 3। अब इससे आगे तो मज़ीद मैं नहीं लिख सकता, है ना? जी सर। अच्छा, तो ये बेसिकली जो चीज़ है, इसको मैं अगर लिखूं 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, जो मैंने ये लिखा है और ये लिखा है? नो सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n फैक्टोरियल ओवर n−r फैक्टोरियल है। जी सर। तो ये आपके ख्याल से क्या चीज़ है, परम्यूटेशन है या सर कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। नहीं, दिस इज परम्यूटेशन। मेरे ख्याल से। सर परमुटेशन में हमारे पास आर बाहर नहीं होगा। एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर अच्छा फैक्टोरियल। अच्छा, आप सर कल मेरे ख्याल से नहीं थे क्लास में। जी मैंने पिछले 4 5 दिनों से नहीं लिया, अच्छा, मैं कल था नहीं यहाँ कल पे। वाली क्लास ना लाजमी देखें। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बेसिक से बताया है कि ओके। कम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर में किसका क्या होता है, क्यों होता है, कैसे याद रखें।
वो आप कल वाली क्लास लाजमी देख लीजिएगा, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, बाकी क्लासेस बेशक नहीं देखते, आप तो मैथ के एक्सपर्ट हैं वैसे ही, लेकिन कल वाली क्लास लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अजीब सा ही है। अच्छा। इसमें ना ये परमिटेशन होता है, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग कल नहीं थे, देखता हूँ पहले पार्टिसिपेंट कितने हैं जो कल नहीं थे। अच्छा। सर आप कंटिन्यू कर ले, कल मैं देख लूँगा इंशाल्लाह, आप आगे ओके जाए। चलें, ठीक ठीक है, थैंक यू। अच्छा। अब मेरे पास ये है सिचुएशन दूसरी, कि मेरे पास एक राउंड टेबल है, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द मेरे पास जो है ना 4 चेयर्स हैं, और लोग मेरे पास हैं या 4 ही लोग हैं मेरे पास, ठीक है। जैसे पहले मैंने कहा था ना 5 पीपल एंड 5 चेयर्स। अब मेरे पास जो है ना 4 लोग हैं और 4 ही चेयर्स हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में ऐसे लाइन में लीनियर नहीं पड़ी हुई चेयर्स, मेरे पास एक राउंड टेबल है। तो अब मुझे बताएं कि इसका किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले बॉक्स में मैं कितने लिख सकता हूँ ऑप्शंस। सर काइंडली रिपीट कर दे इसके। अच्छा, अब पहले हमने, चलें इसको मैं दोबारा देख आपको बताता हूँ, एक सेकंड। पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास ना 5 लोग हैं और 5 ही चेयर्स हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है। तो हम एक सीक्वेंस में ऐसे लाइन में चेयर्स पड़ी हुई थी, ठीक है, ये समझ आ गई। इसको फिर हमने कहा कि ये 5 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि सेम सिचुएशन है, लेकिन जो चेयर्स है ना, अब वो पहले बैठे हुए थे वैसे गप्पे शप्पे लगा रहे थे, लेकिन अब ना खाने का टाइम आ गया तो उनको हमने डाइनिंग टेबल पे हम ले आए हैं। अब डाइनिंग टेबल पे क्या हुआ है कि ना 5 चेयर्स लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल वही 5 लोग हैं, और वही 5 चेयर्स मैं ना अब राउंड टेबल पे ले आया हूँ, ठीक है। 5 पीपल हैं वही वाले, और वही वाली 5 चेयर्स हैं, लेकिन अब मैंने ना राउंड टेबल के इर्द गिर्द लगा दी क्योंकि अब ना डाइनिंग का टाइम हो गया है। तो अब जो है ना, हम कितने वेज में इनको अरेंज कर सकते हैं। इज इट सेम लाइक 5 फैक्टोरियल जो हमने पहले किया था, या इसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा आपके लिहाज से। सर सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन नहीं है। ओके। ये मतलब हमारे अच्छा, पास। इसके अंदर ना होता ये कि जैसे पहले तो था कि सीक्वेंस में अगर चेयर्स है ना, सॉरी, पहले ये था ना सीक्वेंस में अगर चेयर्स हैं ये जैसे ये हैं, ठीक है, इसमें तो हम यूज़ कर रहे हैं फार्मूला n फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अगर राउंड टेबल है ना तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अब आप लोग का याद कर लें कि n-1 फैक्टोरियल होगा अगर हमारे पास राउंड टेबल है। अब इसकी रीज़न बताऊं या नहीं बताऊं, बस याद करना चाहते हैं। सर बता देता कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। अच्छा, रीज़न बताऊं, ठीक है। अभी ना देखें, इमेजिन करें कि ये आपके पास ना राउंड टेबल है, और उसके गिर्द गिर्द इर्द गिर्द ये इस तरह चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस में तो चेयर्स पड़ी हैं ना जब, तो अब फर्क पड़ता है कि अगर मैं एक बंदे को यहाँ बिठा दूं ना, तो अब क्या होगा, उस ये जो बाकी सारी चेयर्स हैं ना ये उसके राइट साइड पे आ जाएंगी इस बंदे के, ठीक है। और जो बंदा यहाँ बैठा होगा तो ये सारी चेयर्स ना इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी, ठीक है। एक सेकंड में चैट भी साथ देख लूँ। ओके। लेकिन राउंड टेबल पे जब मैं पहला बंदा बिठा रहा हूँ ना, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो बंदा अगर यहाँ बैठता है तो तब भी उसके लिए सेम व्यू है, तब भी उसके इधर देखे तो 3 चेयर्स नजर आ रही हैं, इधर देखे तो भी 3 चेयर्स नजर आ रही हैं। इस तरह अगर वो इस चेयर पे बैठता है तब भी उसके लिए सेम व्यू है, ठीक है। इसी तरह जब वो इस चेयर पे बैठता है तब भी उसको सेम व्यू नजर आ रहा है, इधर बैठता है तब भी। जो पहला बंदा बैठ रहा है ना उसके लिए हर चेयर जो है वो एक इक्वल वैल्यू रखती है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लीनियर में तो था ना, उसको फर्क पड़ता है कि वो इधर वाली चेयर पे बैठ रहा है या इधर बैठ रहा है, तो उसके इर्द गिर्द 2 इधर रह जाएंगी, 2 इधर रह जाएंगी, इधर बैठेगा 4 इधर रह जाएंगी, इधर बैठेगा 1 इधर रह जाएगी 3। लेकिन राउंड टेबल में ऐसा नहीं है, राउंड टेबल में वो कहीं पे भी बैठ जाए ना, उसके राइट और लेफ्ट एक ही तरह की चेयर्स रहेंगी, इसलिए जो हमारा पहला वाला बॉक्स बनेगा ना इसमें, ठीक है, उसके अंदर 1 आएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा बंदा आएगा ना, जैसे 5 लोग हैं अगर, जो दूसरा बंदा आएगा ना उसके पास फिर 4 चेयर्स का ऑप्शन बचेगा, तो उसके पास आ जाएगा 4, फिर अगले के पास
थ्री फिर टू फिर वन, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये होगा n-1 फैक्टोरियल। इस चीज़ की समझ आ गई है? जी सर। अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ पूछ लें, मैं इसको किसी और तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मतलब अगर हमारे पास लीनियर में पहला जो चांस था उसके लिए 5 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन यहाँ सर्किट पे पहले के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी। एग्जैक्टली exactly। लीनियर में तो पहले वाले के पास कोई जो, अगर आप डिफरेंट चेयर्स पे बिठाएंगे ना तो डिफरेंट सिचुएशन में चला जाएगा। दरमियान वाली पे बिठाएंगे तो राइट पे उसके दो होंगी और लेफ्ट पे भी दो होंगी। आखिर वाली पे बिठाएंगे अगर, लेफ्ट मोस्ट पे बिठाएंगे अगर, तो उसके राइट पे चार चेयर्स होंगी। राइट मोस्ट पे बिठाएंगे तो उसके जो है ना, राइट मोस्ट पे बिठाएंगे तो राइट लेफ्ट पे चार चेयर्स होंगी, लेफ्ट मोस्ट पे बिठाएंगे तो राइट पे चार चेयर्स होंगी। यानी फर्क पड़ता है वो किस चेयर पे बैठ रहा है, तो उससे फर्क पड़ता है कि उसके राइट और लेफ्ट कितनी चेयर्स बच जाती हैं। लेकिन जब राउंड टेबल पे कोई बैठ रहा है ना तो वो फर्क नहीं पड़ रहा उसको, उसके ना राइट या लेफ्ट उतनी ही चेयर्स बच रही हैं जितनी किसी भी चेयर पे वो बैठ जाए, एक सेम ही बात है। तो पहली बार बैठने के लिए उसके पास एक ऑप्शन होगा। ये समझ आई है या नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ? जी जी सर, समझ आ रही है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो बिला झिझक पूछ लें बेशक। अच्छा, समझ नहीं आया सर फैजान को? ओके। अच्छा सर, ये देखें कि मेरे पास ना एक राउंड टेबल है और उसके इर्द गिर्द चार चेयर्स हैं, ठीक है। और मेरे पास चार चेयर्स ऐसे सीक्वेंस में पड़ी हुई हैं एक जगह पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको मैं इस चेयर पे बिठाता हूँ। तो अब आप बताएं कि उसके ना राइट पे कितनी चेयर्स हैं और उसके लेफ्ट पे कितनी चेयर्स हैं। अगर उस बंदे के व्यू से देखें ना तो ये उसका राइट बन रहा है, ये लेफ्ट बन रहा है। तो उसके राइट पे दो चेयर्स बन रही हैं और उसके लेफ्ट पे एक चेयर बन रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये चीज़ नहीं करता, उस बंदे को यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि उस बंदे के राइट पे कितनी चेयर्स हैं ये देखें और लेफ्ट पे कितनी हैं ये देखें। तो अगर आप देखें राइट पे जीरो है और लेफ्ट पे थ्री है। तो जब अलग 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 चेयर पे वो बैठ रहा है ना तो अलग अलग तरह की सिचुएशंस बन रही हैं। किसी में उसके राइट पे तीन चेयर्स आ रही हैं, किसी में उसके लेफ्ट पे तीन चेयर्स आ रही हैं, किसी में उसके दो लेफ्ट पे आ रही हैं एक राइट पे आ रही है, किसी में उसके जो है वो दो राइट पे आ रही हैं एक लेफ्ट पे आ रही है। डिफरेंट तरह की सिचुएशंस बन रही हैं लीनियर अरेंजमेंट के अंदर। लेकिन जब मैं राउंड टेबल पे आता हूँ ना, तो इधर एक बंदा अगर बैठता है, तो अगर वो देखता है अपने इस तरफ, तो एक, दो, तीन, इतनी चेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। तीन चेयर्स बन गई उसके। इस तरफ से अगर वो देखना शुरू करता है, एक, दो, तीन, तीन चेयर्स बन गई। इसी तरह अगर वो उसको मैं कहीं और बिठाऊंगा ना तो सेम सिचुएशन में ही वो बंदा होगा। उसके लेफ्ट पे देखे या राइट पे देखे तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ चेयर्स बन रही होगी। यानी फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसको कौन सी चेयर पे बिठा दूं। अगर मैं उस बंदे को इधर बिठा दूं या इधर बिठा दूं या इधर बिठा दूं तो उसके लिए सारी चीज़ें सेम है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। यानी अगर आप कहे ना कि उसको अब फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके जो है ना राइट पे कितनी चेयर्स हैं लेफ्ट पे कितनी है, वो इक्वल ही रहेंगी क्योंकि एक राउंड बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। अभी समझ आ गई है आपको सरफेजान? ओके, दैट्स गुड। अच्छा एक ना, अ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसका, कॉम्बिनेटरीज का। मैनहट्टन की गाइड में है वो क्वेश्चन, मीडियम सेक्शन में, वो मैं कॉपी करता हूँ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, सॉरी फॉर डिले, मैंने असल में ये क्वेश्चन करना नहीं था, लेकिन वैसे ही माइंड में आ गया एकदम। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें।
जेड कोई बंदा है फॉर एग्जांपल, उसने थ्री फ्रेंड्स चूज करने एक ट्रिप पे जाने के लिए। हिज फ्रेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फोर म्यूजिशियंस एंड थ्री poets. In how many different ways can Jared select three traveling companions so that he has at least one musician and at least one poet among them? सबसे पहले हमने देखना है कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है, या फिर आप इसको एज असाइनमेंट करना चाहते हैं, एज एन असाइनमेंट भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। प्लीज़ आप लोग अपनी इनपुट दे दें कि आप लोग इसको एज एन असाइनमेंट करना चाहते हैं या फिर मैं सॉल्व करूं इसको। नोट सर, वो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं असाइनमेंट पे। हम स्टक जाते हैं तो फिर हम छोड़ देते हैं। अच्छा, यानी यहीं पे सॉल्व कर लें इसको, ये कह रहे हैं? जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, मैं आपको वैसे थोड़ा सा एक बता देता हूँ। हमारे पास ना दो सिचुएशन होती हैं, आप कल नहीं थे ना। ऑर्डर होता है एक तो कि ऑर्डर मैटर कर रहा है, या एक होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ठीक है। जब हमारे पास ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ना मेरे पास अगर तीन नंबर है ना, जब उनकी मैंने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं ना, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है का मतलब मैं वन पहले लिख रहा हूँ या टू पहले लिख रहा हूँ या थ्री पहले लिख रहा हूँ, ये मैटर कर रहा है। ठीक है, यानी 12 है ना, इसको अगर मैं टू को पहले लिख दूँ और ये वन, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, इनको मैंने दो बार काउंट करना है। ये 12 होगा, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा ये 12 है, और इसको मैं बोलूंगा ये 21 है। ठीक है, इसका मतलब है ऑर्डर मैटर कर रहा है। ओके। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि मेरे पास तीन टीम्स हैं, एक्स वाई जी। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ एक्स वाई, मैंने दो टीमों के आपस में मैच कराने हैं, और मैं दूसरी तरफ लिखता हूँ वाई जी, सॉरी एक्स वाई, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ वाई एक्स। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है, एक ही बात है ना, ये दोनों टीम्स भी वही हैं और ये दोनों टीम्स भी वही हैं, तो ये एक ही मैच बन रहा है, कोई अलग अलग मैच नहीं बन रहे। तो इस ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, और इनको मैं ना एज वन काउंट करूंगा, इन दो चीज़ों को, और इन दो चीज़ों को मैं एज टू काउंट करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कोई चीज़ पहले आ रही है, ठीक है, या कोई चीज़ बाद में आ रही है, मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, तो जब मैंने इस जगह पे मैंने ज़्यादा चीज़ें काउंट करनी है ना, तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैंने कम काउंट करना है, तो डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरे पास है कॉम्बिनेशन और ये मेरे पास है परम्यूटेशन। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई सर आपको? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने कहा आपको जी सर, जी सर। ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आए फिर। ओके। जी सर। अच्छा, अब जो है ना, इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला आसान है, और ये वाला टॉपिक हमारा थोड़ा तंग करने वाला टॉपिक है, तो इसको हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं। ओके। अब एक बंदा है जेड, क्या कह रहे हैं हम कि उसने ना पिक, अब मैंने ये बताया था कल कि हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, पिक, चूज, सेलेक्ट, ये ज़्यादातर होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, और हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं अरेंज, ऑर्डर, ऑर्डर में कर दें या कुछ ऐसा कर दें, ये होता है परम्यूटेशन। जैसे चेयर्स वाली वो एग्जांपल थी ना, वो परम्यूटेशन थी। जब हमने कुछ लोगों को किसी ग्रुप में से सिलेक्ट करना है, चूज करना है, पिक करना है, तो वो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जीआरई आपको वर्ड्स में घुमा भी सकता है। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर मोस्टली यही होता है। ठीक है, अब जेड है, उसने थ्री फ्रेंड्स पिक करने हैं एक रोड ट्रिप पे जाने के लिए। ठीक है, और फ्रेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फोर म्यूजिशियंस, चार उसमें म्यूजिशियन है और थ्री पोइट्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये टोटल सात लोग हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन जेड सेलेक्ट हिज थ्री ट्रैवलिंग कंपेनियंस, यही थ्री वाली बात उसने दोबारा कर दी, सो दैट ही हैज़ एटलीस्ट वन म्यूजिशियन, एटलीस्ट एक म्यूजिशियन हो, एंड एटलीस्ट वन पोइट, एटलीस्ट एक पोइट हो। इसके अलावा तीसरा जो बंदा है ना, वो हमारे पास एक म्यूजिशियन भी हो सकता है या फिर वो एक पोइट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो पहले दो बंदे हैं ना, वो यही होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हम अब देखेंगे सिचुएशंस क्या क्या बनती हैं। एक हमारे पास सिचुएशन ये बनती है कि टू म्यूजिशियन एंड वन पोइट, ये तीन लोग बन जाते हैं। दूसरी हमारे पास जो सिचुएशन बनती है, वो बनती है टू पोइट्स एंड वन म्यूजिशियन, ये हमारे पास दो सिचुएशंस बन जाती हैं। ठीक है, अब इनके हमने कॉम्बिनेशंस निकालने हैं।
अच्छा। कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, हम ऊपर लिखते हैं एन यानी टोटल नंबर, और नीचे लिखते हैं आर के कितने चूज करने हैं, ठीक है। अब दो सिचुएशन मेरे पास बन जाती हैं यहाँ पे। एक सिचुएशन ये बन जाती है कि मेरे पास जो चार म्यूजिशियन हैं उनमें से दो चूज कर लूँ, और साथ में इसको मल्टीप्लाई करूंगा। मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा ये आप कल वाली क्लास देख लीजिएगा। अच्छा, तीन पॉइंट्स हैं और उनमें से मैंने एक सेलेक्ट करना है। एक सिचुएशन मेरे पास ये बन जाती है, और या फिर दूसरी सिचुएशन मेरे पास ये बन जाती है कि मेरे पास जो चार म्यूजिशियन हैं उनमें से एक सेलेक्ट कर लूँ, और जो तीन पॉइंट हैं उनमें से मैं दो सेलेक्ट कर लूँ। ये दो सिचुएशन मेरे पास बनती हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनती। इसको अब और आ रहा है तो ये आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है। जी सर। ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात है। ये टॉपिक अजीब सा ही है, मुझे तो बड़े दिनों में समझ आया था। होपफुली कि मैंने इसको सही पढ़ाया हो, वरना आप यूट्यूब से वीडियोस लाजमी देखें तो आपको टॉपिक सही आएगा, क्योंकि हम लोग सही इतना पढ़ाना नहीं आता। अच्छा, अगले टॉपिक पे चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोशिश करता हूँ आधे आधे घंटे में ही इसको कवर कर लूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो भी है, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से लाइंस के रूल्स, ठीक है। जीआरई में ना सबसे एक इम्पोर्टेंट रूल होता है कि हम फिगर को देख के कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पे ये क्या होगा। सर अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर तो 90 है। और अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ना है तो हम कोई गेस नहीं हाँ, कर। एग्जैक्टली तो जीआरई में ना ऐसे ही बनी होंगी। ये तो मैंने हाथ से बनाई है ना, वो तो कंप्यूटर से सीधी लाइन बनाएंगे। लेकिन आप नहीं बता सकते कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं, यानी फिगर देख के आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। सिर्फ जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, यानी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि दिस एंगल, ये जो भी एंगल बन रहा है ए बी, फॉर एग्जांपल ये सी है, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे निशान बना हुआ है, तब ही आप कह सकते हैं ये 90 है। इसके अलावा अगर आपको कितना भी सीधा लग रहा है ना, आप नहीं कह सकते। मतलब फिगर को देख के आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते ज्योमेट्री में, जीआरई में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जीआरई बहुत टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एक ट्रायंगल मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है। ये बना दिया मैंने ट्रायंगल। अब यहाँ पे मेरे पास है ए बी सी डी। अब यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का क्वेश्चन है, ये जीआरई में हम बेसिक सैंपल क्वेश्चन के तौर पे हर जगह दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी आता है और यहाँ पे आता है बी सी। अब मुझे बताएं क्वांटिटी ए बड़ी है, बी बड़ी है या सी है, दोनों इक्वल हैं। सर कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं बताया। अगर ऐसे लाइन बनी है ना, आप बताएं। सर ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे ये पास एक। इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों लाइंस इक्वल हैं। अब जो है ना मैं सी कह सकता हूँ। लेकिन इसी तरह अब ये दो एंगल्स बने हुए हैं ना, इन दोनों पे ऐसे निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई निशान बन गए हैं या कोई ऐसी निशान, जब तक उन्होंने कोई नहीं दी हुई ना हमें निशानी, तब तक हम नहीं कह सकते ऐसे देख के अपनी आंखों से। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन लाइन के बारे में वो ये कहते हैं कि अगर लाइन सीधी बनी हुई है ना तो आपने उस लाइन को सीधा ही समझना है, ठीक है। बाकी जो शेप्स है ना, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, उनको आपने सीधा नहीं समझना, उनको आपने समझना है वो टेढ़े हैं, वो सही नहीं बने हुए जब तक उनके अंदर लिखा नहीं हुआ। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप जो है ना वो देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट यहाँ बना हुआ है ना तो आप ये समझ लें कि वो इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ही है, ठीक है। फिर आप ये नहीं कहेंगे यहाँ बना हुआ है तो नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप फिगर को देख के एज्यूम कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लाइन की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एक लाइन होती है ना जो, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, अगर इसके ऊपर मैंने ऐसे एरो बना दिए तो इसका मतलब ये है लाइन। अगर मैंने इसके ऊपर दो पॉइंट्स बना दिए और इसको मैंने फाइव ए और इस पॉइंट को मैंने कह दिया बी, तो इसको मैं कहूँगा अब ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन के ऊपर से ये, सॉरी थोड़ी टेढ़ी बन गई। अब इस लाइन, ये लाइन जो है, इसके ऊपर से अगर कोई लाइन गुजर रही है तो ये जो टोटल एंगल बनेगा ना ये होगा 180, ठीक है। दोनों दोनों का एंगल मिला के 180 होगा, ठीक है। तो इसको, ये भी हमने 180 समझना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही समझना है, लाइन के मामले में उसको स्ट्रेट ही समझना है, ठीक है।
अच्छा, अब इसके अलावा एक और होता है जिनको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल्स, कि अगर हमारे पास एक लाइन यूं है, एक लाइन यूं है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स जो है ना, इनको मैं एक्स और वाई लिख देता हूँ, और ये एंगल जो है इनको मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू, इसको लिख देता हूँ जी। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई होगा और डब्ल्यू इज इक्वल टू जी होगा, यानी वर्टिकल एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है एक तो। अच्छा, ये चैट में कोई मैसेज आया है। ओके, सर ने आंसर कैलकुलेट किया है। ठीक है सर, कायद आप देख सकते हैं ये सर ने जो मैसेज किया काफ़ी लंबा है असल में। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि मेरे पास एक लाइन है स्ट्रेट, ठीक है, और एक इस लाइन को मैं कह रहा हूँ कि एक ये लाइन सेगमेंट है मेरे पास और एक दूसरा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ना, अगर मेरे पास जीआरई में दिया हुआ है कि ये जो मेरे पास लाइन है ए बी, और ये लाइन है फॉर एग्जांपल सी डी, अगर जीआरई में ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। एक ये लाइन गुजरती है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसके अंदर ना अब काफी ज्यादा एंगल बन गए, एक ये एंगल बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, इस तरह काफी ज्यादा एंगल्स बन गए, ठीक है। अब इसके अंदर ये दो एंगल्स जो है ना, इंटीरियर एंगल्स, इनका जो सम होता है ना वो होता है 180, ठीक है। अच्छा, और अगर आप गौर करें, ये जो एंगल है ना, ये एक्स एंगल अगर इसको कहूँ और इसको मैं कहूँ वाई एंगल, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी इनको कहते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह ये वाला जो एंगल है मेरे पास और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसी तरह ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लाइन को, हाँ, तीन हार्ड लेवल पे जाके थ्री लाइंस आती हैं पैरेलल, और उसके अंदर एक होता है रेशियो ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए ट्रांसवर्सल, कि अगर इसको दो ट्रांसवर्सल गुजर रहे हैं, तो ये जो है, अगर फॉर एग्जांपल एक्स है, ये वाई है, और ये जो है ये डब्ल्यू है और जी है, तो इनकी जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं आपस में सारी। तो ये होगा कि W ओवर Z इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि W प्लस Z ओवर Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर वाई। इस तरह डिफरेंट तरह की सिचुएशंस लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि W प्लस Z ओवर एक्स प्लस वाई, यानी इसको मैं अगर इधर ले आऊँ, इज इक्वल टू Z ओवर वाई। ये हम डिफरेंट तरह से इसको मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में लिख के, कोई हमें एक एंगल दिया हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने जैसे बताया ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अगर हमें दिया हुआ है एक्स वाई जी, और यहाँ पे एक एंगल दे दिया 70 डिग्री, क्वांटिटी ए है हमारे पास एंगल एक्स, और क्वांटिटी बी है हमारे पास एंगल जी। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, या हमें डी सेलेक्ट कर लेना चाहिए? नहीं पता चल सकता, एक एंगल दिया हुआ है तीन, तो दिए ही नहीं हुए, फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डी सेलेक्ट कर लेना चाहिए? क्या सर यहाँ ख्याल है आपका? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास इक्वल है, तो हम्म, 70 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड ही है, तो हम ये कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही और कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, इन सब का जो सम बन जाएगा ना 360 करके, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं, लाइंस को पढ़ना भी ज़रूरी था। अच्छा, बेसिक पढ़ाऊंगा, लेकिन एडवांस क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, थोड़े से एडवांस आते हैं, वो आप लोगों ने खुद ही प्रैक्टिस करने हैं ढूंढ ढांड के। अच्छा, ये हमारे पास ना, जो ये वाली लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारे पास ये वाली लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास एक्स की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और वाई की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होती है। यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, पहले जो हम लिख रहे होते हैं ना वो हम एक्स लिख रहे होते हैं, दूसरे वाला हम अमूमन वाई लिख रहे होते हैं।
अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी हमारे पास नेगेटिव होता है। यहाँ पे मेरे पास एक्स पॉजिटिव हो जाता है और वाई नेगेटिव। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है इसमें बीच में। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर ना, अब इसके अंदर ना ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लाइन यहाँ से, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट बन रहा है, उसको ऊपर वाले पॉइंट से मिला रहा हूँ, फिर इसको कहीं मिला रहा हूँ, ये भी 90 बन रहा है, इसको हम इज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन, ये सॉरी, क्वेश्चंस आते हैं स्क्वेयर, कोई स्क्वेयर के आपको कोऑर्डिनेट दे दी और इस तरह। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ कोऑर्डिनेट प्लेन में होती है कि हमारे पास अगर कोई लाइन गुजर रही है ऐसे, एक लाइन गुजर रही है, पॉजिटिव स्लोप उसका 1 है फॉर एग्जांपल, तो उसके जो ऊपर पॉइंट होगा और जो नीचे पॉइंट होगा, ठीक है, तो इसका जो ऊपर पॉइंट होगा, इसमें अगर मैं देखूं एक्स वाई को, और इसमें मैं देखूं अगर एक्स वाई को, तो इसका जो नीचे वाला पॉइंट होगा उसमें वाई छोटा होगा मेरे पास और एक्स बड़ा होगा, इस लाइन के जो राइट पे पॉइंट होगा और नीचे। और जो इसके लेफ्ट पे और ऊपर पॉइंट होगा, इसमें मेरे पास एक्स छोटा होगा और वाई मेरे पास बड़ा होगा। ये एक रूल होता है इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अच्छा, उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीज़ आती है? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ना जीआरई को बड़ा पसंद है कि वो ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिक्स कर दें। ठीक है। अब एक चीज़ होती है स्लोप। ठीक है। स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ठीक है। यानी y2 - y1 ओवर x2 - x1। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y1 - y2 इज इक्वल टू x1 - x2। यानी फ़र्क नहीं पड़ता मैं पहले क्या लिखूँ, x1 लिखूँ या y1 लिखूँ या x2 लिखूँ। ठीक है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर पहले लिख रहे हैं वही फिर नीचे पहले लिखना है। ये इसको थोड़ा सा देखते हैं कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक लाइन बनी है, ठीक है, उसका मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास 1 1। और यहाँ पे मैं, अगर एक पॉइंट बता दिया जाए मुझे, ये पॉइंट है मेरे पास 6 6, तो मैं इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है। इसका स्लोप मेरे पास अगर दोनों में इक्वली इंक्रीज हो रहा है तो 1 स्लोप आना चाहिए, इसका पॉजिटिव 1 स्लोप। ठीक है। तो कैसे कर सकता हूँ? वाई को लिया 6 - 1, y2 में से y1 माइनस किया, इसी तरह x2 में से x1 माइनस किया, तो ये 5/5 और इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है। इस तरह हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। एनालिटिकल वाला पार्ट सर हम लोग करेंगे, अगर ना भी किया ना तो फिर मैं आपको बता दूंगा, एटीएस की गाइड से ना कुछ एसेस पढ़ लें, उसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, उसको हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ना उसमें बेसिकली हर बंदे की अपनी राइटिंग स्किल है। टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं उसकी इम्पोर्टेंस उसकी इतनी नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये है कि पासिंग उसका होता है मेरे ख्याल से 3 होता है, उससे ऊपर ही जाना होता है, तो वो चले जाते हैं, क्योंकि ना उसके अंदर वो आपकी इंग्लिश नहीं चेक करेंगे, वो कैब नहीं चेक करेंगे। उसके अंदर वो चीज़ जो चेक करते हैं ना, वो चेक करते हैं क्लैरिटी, कि आपने, अगर उन्होंने कोई आपको इश्यू दिया है ना, आपने उस जो लिखा है वो कितना क्लियर है। अब कोई बंदा होता है ना, गोल मोल घुमा के बातें लिख देता है, समझ ही नहीं आ रही होती क्या लिखा है। तो प्रोफेसर ने आपको किसी चीज़ पे रिसर्च करने का बोला और आपको कहा इस पे लिख के ले आओ, आप लिख के गए, आप वो आपने ऐसा लिखा, प्रोफेसर को समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन फिर एक और बंदा है, उसने ऐसा लिखा है कि बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है कि उसने क्या लिखा है। तो क्लैरिटी सबसे ज्यादा उसके अंदर टेस्ट होती है एनालिटिकल राइटिंग के अंदर। और दूसरी चीज जो टेस्ट होती है वो होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी आपने एक तरह का सेंटेंस बनाया, सिंपल सा, फिर एक दूसरा बना दिया जिसमें आपने हाउएवर का वर्ड डाल दिया, फिर बिकॉज का एक में वर्ड डाल दिया, स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर। यानी वो इजी टास्क है अगर पता हो कि उसमें टेस्ट क्या हो रहा है। अब लोग क्या करते हैं उसके अंदर ना, मुश्किल वोकेबलरी लिखने लग जाएंगे, मुश्किल बातें लिखने लग जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, उसको जब वो मुश्किल चीज़ें लिखेंगे ना तो क्लैरिटी ख़त्म कर देंगे उसमें से, तो वो फिर उनके नंबर ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसका स्पेसिफिक पैटर्न के लिए सर बेस्ट जो होता है ना, ईटीएस की अपनी गाइड होती है, वर्बल गाइड जो है ईटीएस की, उसको ओपन करें, उसके एंड में जाएंगे ना, एनालिटिकल राइटिंग आएगा। एंड में वो आपको बता भी देंगे कि स्कोर किस बेस पे होता है, और आपको सैंपल ऐसे दिया होगा कि 6 स्कोर वाला ऐसे कौन सा है, 5 स्कोर वाला ऐसे कौन सा है, उनको आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि 6 स्कोर वाला ऐसे उसमें क्या चीज़ ऐसी है कि उसका 6 स्कोर आया हुआ है। उसमें ये चीज़ होगी कि उसने जो चीज़ें लिखी होंगी ना, वो
उसका क्लैरिटी होगी उसके अंदर, वो बता रहा होगा कि फॉर एग्जांपल उस एक टॉपिक है कि मोबाइल का यूज़ जो है हमारे लिए खतरनाक है या हमारे लिए मतलब नुकसानदेह है या बेनिफिशियल है। तो एक बंदा लिख देगा यार मोबाइल का यूज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, तो उसको वो स्कोर ज़ीरो नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उसने अपना पॉइंट क्लैरिफाई कर दिया कि भाई मेरा ये पॉइंट है कि मोबाइल का जो यूजेज है वो बेनिफिशियल है, तो उसको वो कुछ ना कुछ स्कोर देंगे, अच्छा स्कोर देंगे, 3 2 ऐसे। लेकिन अगर एक बंदा है जिसने लिख दिया कि मोबाइल का जो यूजेज है वो बेनिफिशियल है या पता नहीं नुकसानदेह है या पता नहीं, मतलब उसकी समझ ही नहीं आ रही कि भाई उसका माइंड किस तरफ है। दोनों की तरफ भी आपका माइंड हो सकता है, लेकिन आप बताएं कि दोनों की तरफ माइंड, तो उसको फिर 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसने क्लियर ही नहीं किया भाई उसकी बात से क्लियर। एक बंदा है ना जिसने लिखा मोबाइल का यूज़ बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं एक दफ़ा जा रहा था तो मैंने गूगल मैप्स ऑन किए और मुझे रास्ता पता चल गया। फिर एक दफ़ा मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, वो यूज़ कर लिया। वर्ड में ऐसे रिसर्च हुई, उसमें पता चला कि इतने इसके यूजेज। अब ये बंदा है ना एग्जांपल्स दे रहा है साथ, और बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि यार बाकी इसका दिमाग जो है ना ये इस तरफ जा रहा है कि मोबाइल का यूज़ बेनिफिशियल है, तो उसको फिर हम वो फुल मार्क्स के क्लोज लेके जाना शुरू कर देंगे जिसकी एग्जांपल्स होंगी, क्लैरिफाई कर रहा हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स बना के लिख दूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा फायदेमंद है लेकिन इतना नहीं। क्रैक सैंपल्स वही आप ईटीएस की गाइड को देखें, उसके अलावा कोई सोर्स ना देखें। उसके अलावा ट्रैप्स होते हैं सब वर्बल के लिहाज से चीज़ें। और वर्बल की मैंने अभी जैसे वो शुरू की है ना अभी ग्रैग मैट की क्लासेस, तो वो यही कहता है कि ना वर्बल में सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कॉन्ट में ये चीज़ होती है, वर्बल में आप कोशिश करें स्ट्रेटजीज बनाएं, कम क्वेश्चन सॉल्व करें लेकिन स्ट्रेटजीज बनाएं अपनी। और क्वांट में प्रैक्टिस से आपको आता है, लेकिन वर्बल में प्रैक्टिस जो है वो फायदेमंद नहीं होती, उसके अंदर स्ट्रेटजीज फायदेमंद होती हैं। जो वो बात कर रहा था क्रैकमेट, एक्सपीरियंस बंदा है हमसे ज़्यादा। बात भी मुझे सही लगी है। लोग क्या करते हैं, हमारा मेन एम यही होता है कि यार मैं ना बस ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, मैं इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और क्या पता इनमें से क्वेश्चन आ जाएं। लेकिन क्या होता है मेरी स्ट्रेटजी नहीं बनती, ट्रैप्स में फंसता रहता हूँ। तो हाँ काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं हमारी क्लासेस, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा। अच्छा हम स्लोप पढ़ लिया। अच्छा अब इसमें ना क्या होता है कि हमारे पास कोई लाइन होती है ना, उसके ने एक एक लीनियर लाइन, मतलब इसको कहते हैं जो कोई लीनियर लाइन अगर गुजर रही होती है तो उसकी जो इक्वेशन होती है ना वो होती है y = mx + b। x जो है हमें पता है कि ये x कोऑर्डिनेट है, y जो है ना दैट इज फंक्शन ऑफ x बेसिकली, ठीक है, कि जिस टाइम x कुछ कि x की 0 वैल्यू है उस टाइम y की क्या वैल्यू होनी चाहिए, जिस टाइम x की 1 वैल्यू y की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो हमें इससे पता चलेगी, ठीक है। इसमें m है हमारे पास स्लोप और b है हमारे पास y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, अब ये लाइन यहाँ से गुजर रही है ना, ठीक है, अब ये y को 0 पे टच कर रही है, इसका y इंटरसेप्ट है 0। अब यही लाइन है सेम स्लोप की, यहाँ से अगर गुजर जाए तो उसका y इंटरसेप्ट इंक्रीज होके 2 या 3 कुछ भी इस तरह बन जाएगा। और यही लाइन मैं यहाँ से अगर पास कर दूँ तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो ये हो जाएगा। y इंटरसेप्ट वो लाइन y पे कहाँ से गुजर रही है बेसिकली, ठीक है। तो स्लोप के उस वो अब क्या होता है स्लोप में देखने से हम कैसे देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह की लाइन है, इसका पॉजिटिव स्लोप है, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट रीड करता हूँ इसको, और मेरे पास अगर इस तरह की लाइन है तो इसका नेगेटिव स्लोप है, और मेरे पास अगर इस तरह की लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका 0 स्लोप है, ठीक है। और 0 स्लोप से मुराद ये है कि जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू है, सॉरी जो वाई इंटरसेप्ट है वही वाई की वैल्यू है हर जगह पे, ठीक है। ये मतलब है इसका। क्यों ऐसा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे y की वैल्यू है -3, ठीक है। अब इसकी मैं इक्वेशन लिखता हूँ एक्स y = mx + b। यहाँ पे -3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो y x की मैं कोई भी वैल्यू डाल दूँ ना 0 ही रहेगा। तो ये लाइन जो है ना ये यहाँ से ऐसे बस गुजरती रहेगी ऐसे, इसका स्लोप है 0। अगर कोई लाइन ऐसे वर्टिकल, इसका स्लोप है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड या इन्फिनिट। ओके। अच्छा
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जीआरई के लिहाज से ट्रायंगल्स का एक थोड़ा सा बीच में होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक होके। फॉर कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जिसके अंदर ना मुझे दो पॉइंट्स दे दिए गए, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट मेरे पास इधर है। ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है और इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ x1 y1 और इसको मैं कहता हूँ x2 y2। ठीक है, अब एक तो मुझसे ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों के आपस में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो अगर मैं एक यहाँ पे अगर इसको पॉइंट करूँ ड्रॉ, इसके इधर हो और सॉरी ये क्या हुआ, एक सेकेंड। अच्छा, अगर पॉइंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, जो कि इसके इधर हो, यहाँ पे एक पॉइंट हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की, ये क्या हो रहा है, अच्छा, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू होगी x2। ठीक है, जो ये वैल्यू है यहाँ पे भी वही होगी। और y की वैल्यू ये वाली होगी y1। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो बता सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा x2 माइनस x1। यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस बता सकता हूँ, वो क्या होगा y2 माइनस y1। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की मैं कैसे बता सकता हूँ, ये कोई मुझे बता सकता है? सर यहाँ का स्लोप फाइंड करके। स्लोप से तो मुझे पता चलेगा ना कि लाइन कैसी है, ऐसी है या ऐसी है या ऐसी है, कैसी है। इस लाइन यहाँ से ले, इस पॉइंट से लेके ना इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वो क्या होगी। यानी मेरे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये क्वेश्चन आता है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में, कि ए क्वांटिटी में मुझे दिया गया है कि इन दोनों का मीन क्या होगा, और ए एक में दिया हुआ है कि इन दोनों, बी में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की आपस में। तो वो बेसिकली है पैथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो बनेगा 90। ठीक है, तो ये वाली साइड मेरे पास आ गई और ये वाली साइड आ गई। तो इस वाली साइड को मैं निकाल सकता हूँ पैथागोरस थ्योरम से, जिसके अंदर होता है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल का मिक्सचर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है? जी सर। ओके, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इजी है। और इसमें बस यही है, जीआरई में ना क्या करते हैं, बस वर्ड्स में घुमाते हैं और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपको बस अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को, इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, एक ट्राई करें इसको। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, पहले डिस्कस कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट हम लोग। इसमें क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी या बी ग्रेटर होगी? मेरे ख्याल से एक टाइमर वाला विजिट भी होना चाहिए, जैसे वो मैग्नेट में रखता है ना, मुझे क्या लगता है। सर यहाँ पे बी आएगी। ओके, अच्छा, अब आप इसको देखें कि हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारे पास क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी। देखिए ना, ये इस पॉइंट पे x की वैल्यू कम होनी चाहिए, इस पे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, x है जी यहाँ सर। पे सर मैं w मिक्स w कर, मैं w ज़्यादा होगा c से। जी जी मैं वाई और वाई को एक्स को वाई। सॉरी, अब मैं मिक्स हो गया, मैंने सी को वाई के अच्छा कंसिडर कर अच्छा, दिया। बस यही है ना, इस इजी क्वेश्चंस में हम एक वही हम कहते हैं यार इतना इजी तो हो ही नहीं सकता, ये कोई तो इसके अंदर चक्कर होगा, तो वो जीआरई ने घुमा दिया है इसलिए हमें। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये साथ में जीआरई को ना लिखना चाहिए टेस्ट के दौरान कि इजी क्वेश्चन है या हार्ड है, ताकि बंदा उस लिहाज से सोचे। इजी क्वेश्चन को बंदा डायरेक्ट सोच के कर ले और हार्ड पे बंदा कहे यार इसमें कोई हैंकी फैंकी होगी।
अच्छा, इसमें क्या होगा कि आर प्लस एस जो है ना, उसको हम देख लेंगे कि वो आर प्लस एस इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस यही गेम है, यहाँ पे 180 आ जाएगा और आर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये समझ आ गई है। ये आर प्लस एस की जो हम वैल्यू लगाएंगे वो इस डायग्राम से लगाएंगे, मतलब एंगल्स को उठा के। ऐसे ही है जैसे मैंने बताया था ना, ये पहले बात मैंने बताई भी थी लाइंस की प्रॉपर्टीज बताते हुए कि कोई लाइन है ना जी सर। स्ट्रेट, उसको हमने स्ट्रेट ही कंसीडर करना है। और उसके ऊपर कोई जो एंगल्स बन रहे होंगे ना, उनका सम जो होगा वो 180 बन रहा होगा। इसी तरह कोई इस तरह की लाइंस है, इन पे मैं ऐसे सारे एंगल्स को देखूं तो ये 360 बन रहे होंगे। तो लाइन को हम स्ट्रेट ही कंसीडर करेंगे, ये मैंने बताया था शायद, या बताना भूल गया हूँ शायद। लाइन यानी ट्रायंगल और सर्कल स्क्वेयर्स वगैरह को भी हमने डिस्कस नहीं किया, उनको हम नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा, इसको चेक करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। अच्छा सर, शाम कह रहे हैं कि इक्वेशन क्यों दी हुई? इक्वेशन इसलिए दी हुई है कि हमें ना आर की वैल्यू दी है ना एस की वैल्यू दी है इन्होंने यहाँ पे ना। तो वैसे तो हम बस इतना ही लिख सकते हैं, आर प्लस एस इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन की वजह से ही हम जो है ना आर की वैल्यू तक पहुंचे हैं। अच्छा, इसको ट्राई करें। अच्छा सॉरी, इसमें ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट एक आ गया है। अच्छा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट एक है, वो मैं बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को ट्राई करें। ट्रायंगल में क्या होता है कि मेरे पास कोई ट्रायंगल होता है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर ना ऑपोजिट साइड होती है ना कोई एंगल की, वो उसके लिहाज से होती है। जैसे अगर ये एंगल है 90, ठीक है, और ये एंगल है मेरे पास 60, और ये एंगल है 30 फॉर एग्जांपल, तो जो 90 के ऑपोजिट साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और जो 60 के ऑपोजिट होगी, फॉर एग्जांपल 60 के ऑपोजिट है ए और 30 के ऑपोजिट है बी, तो जो सी है वो ए से बड़ी और बी से बड़ी, यानी अगर जो एंगल है ना उसके ऑपोजिट साइड जो है ना वो बड़ी होगी, उसके लिहाज से होगी, साइज साइड का। इस लिहाज से इस क्वेश्चन को ट्राई करें। दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल होगा ना, उसके अंदर जो हमारे पास साइड्स की मतलब रेशो बन रही होगी ना एक आपस में, वो उसके ऑपोजिट एंगल के लिहाज से होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल हैं 60, 60 और 60, तो इसकी ना तीनों साइड्स भी सेम होंगी। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे पास एक ट्रायंगल है इसी तरह, जिसकी अ, एक साइड है मेरे पास 45, और दूसरी साइड है 45, और तीसरी साइड है 90। ठीक है, तो जो 45 के ऑपोजिट होगी ना, ये जैसे बन रही है, और इस 45 के ऑपोजिट ये वाली बन रही है, ये दोनों बराबर होंगी। और जो ये वाली साइड होगी ना 90 के ऑपोजिट, ये इससे बड़ी होगी, क्योंकि 90 एंगल बड़ा है ना, तो 90 के ऑपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी। इस तरह तीन डिफरेंट एंगल है, 90, 60, 30। तो जो 90 के ऑपोजिट साइड है वो सबसे बड़ी होगी, 60 के ऑपोजिट उससे छोटी, फिर 30 के ऑपोजिट उससे छोटी, साइज यानी साइड का। जो इसका साइज है ना 5 है या 4 है, साइज की बात कर रहा हूँ, वो ऑपोजिट एंगल के लिहाज से होगा। क्यों होगा ऐसे? थोड़ा सा इसको याद करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इनका ये एंगल है ऐसे। अब मैं इस एंगल को अगर बढ़ाता हूँ, ठीक है, ऐसे इतना बड़ा बना देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होगा, अब मुझे इन साइड्स को खोलना पड़ेगा आपस में। जब मैं इनको खोलूंगा तो ऑपोजिट साइड बड़ी हो जाएगी, जितना बड़ा एंगल करता जाऊंगा ऑपोजिट साइड को बड़ी होती जाएगी, क्योंकि ये लाइंस आपस में खुलती जाएंगी, दूर होती जाएंगी ऐसे, जितना बड़ा करता जाऊंगा। जितना छोटा करता जाऊंगा वो आपस में लाइंस करीब होती जाएंगी, तो ऑपोजिट साइड भी छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल का मिक्सचर। अच्छा, इसमें बाद में करते हैं, फिर इसको ज्योमेट्री कवर करते हुए इंशाल्लाह। अभी मेरे ख्याल से टाइम कम रह गया।
अच्छा, ये भी अब देखें ना, ट्रायंगल से रिलेटेड बन रहा है ये भी, कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपस में बहुत जीआरई को पसंद है। चलें, ये क्वेश्चन ना हम ज्योमेट्री पढ़ते हुए कर लेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो 2-3 मिनट में। कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई सजेशन, कोई फीडबैक? अच्छा, इसको देखते हैं फिर, अगर सब लोग खामोश ही हैं तो। इसको जब मैं यहाँ मिलाऊंगा ना, ये एंगल बन जाएगा 90। ठीक है। अब ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है। तो ये बन जाएगा 46। ठीक है। 46, 44, 90, हाँ। सम इनका 180 होता सर यहाँ पे हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन आपने ड्रॉ की सीढ़ी से, ये हमारे है जी। पास 90 एंगल ही बनाएगी? अच्छा, ये जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास सी है, ये क्या है? ये हमारे पास है एक्स। और जो डी है, सॉरी, जो डी है हमारे पास, वो क्या है? वाई की कोई वैल्यू है। तो वो वाई की वैल्यू इस लाइन पे ही है ना। जी सर। तो यहाँ पे होगा डी। ऐसे ही है। तो जी जब मैं सर। इस डी को इस डी से मिलाऊंगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। जी सर। ये यहाँ पे भी 5 है, और फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे भी 5 है फॉर एग्जांपल। तो जब मैं इनको आपस में मिलाऊंगा तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। और जो ये वाली लाइन आ रही है ना, ये लाइन भी स्ट्रेट आ रही है। तो ये जो दो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं आपस में, इनका एंगल 90 होगा। ओके सर। ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेट में एक 90 वाली बात, 90 से मुझे याद आया कि अगर कोई स्लोप है ना, फॉर एग्जांपल 2 का स्लोप है, तो इसका, इसको 90 डिग्री ऑपोजिट स्लोप जो होगा ना, वो इसका रेसिप्रोकल ऑफ -1 -1/2 होगा। यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ना जो इसका, वो वाली लाइन होगी जो इसको 90 डिग्री पे क्रॉस करेगी। फॉर एग्जांपल, एक ऐसे लाइन है, इसका स्लोप है -3। ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो लाइन गुजरेगी उसका क्या स्लोप होगा? सर 1/3। 1/3, एग्जैक्टली। ये बात मैं भूल गया था बताना, शुक्र है। अच्छा, अब ये यहाँ तक, यानी अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो इससे आगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि 46 के ऑपोजिट जो लाइन है वो हमारे पास है डी, और 44 के ऑपोजिट जो लाइन है वो हमारे पास एक्स है, वो सी है। तो अब मुझे बताएं, सी बड़ा होगा या, ये बहुत ज़्यादा गन मच गया एक डी सेकंड। बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, डी होगा यहाँ पे और सी होगा यहाँ पे। अभी ट्रिक क्वेश्चन है, ये पहले ही बता दिया मैंने। 90 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 46। 46 के ऑपोजिट साइड बड़ी होगी, ये साइड बड़ी होगी। ठीक है, डी विल बी ग्रेटर देन सी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक है, वो ढूंढें। ये हमारे चले पास तो बहुत शाम ने, निगेटिव है, बहुत निगेटिव है, तो सी हमारे चले तो पास शाम बेटर ने होगी। ढूंढ ली है। अब ये दोनों नेगेटिव हैं हमारे पास,